हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज अपन बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टूल है उनके बारे में। और तो उनमें अपन सबसे पहले देखेंगे असेसमेंट टॉपिक, जो भी असेसमेंट बेस पे जो भी असेस कर सकते हैं अपन उनके बारे में। उसके बाद जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उनके बारे में। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले जो असेसमेंट के अंदर पढ़ेंगे वो है पेन को असेस करना। पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं कि जो पेन हो रहा है उस पेन के बेसिस पे आप जब हिस्ट्री कलेक्ट करोगे और पेशेंट आपको बता रहा है कि इस एरिया में उसको पेन हो रहा है, तो उस पेन के एरिया के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट के किस पार्ट में आपको कोई किस ऑर्गन का पेन ये है, उसका सीवियरिटी के बेस पे या उसके टाइप के बेस पे, किस टाइप का है उसके बेस पे। तो हम बात करते हैं पेन की। पेन की बात करें तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे कि किस प्लेस या किस टाइप का पेन है वो देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे उसकी लोकेशन क्या हो सकती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे टाइप के बाद आपका लोकेशन। लोकेशन के बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर, और कैरेक्टर के बाद अपन बात करेंगे पॉसिबल कोज क्या हो सकते हैं। बात करें अपन टाइप की तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किडनी। सबसे फर्स्ट पेन अपन बात करेंगे किडनी के टाइप का पेन की। किडनी में अगर पेन हो रहा है तो वहां पे आपको किस टाइप का कंडीशन देखने को मिलेगी। तो बात करें किडनी की अगर लोकेशन देखें तो आपको पोस्टीरियरली जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके जस्ट बोथ साइड में आपको पोस्टीरियरली किडनी मिलती है। ऑलरेडी लोकेशन अपन ने देखी थी T12 12 जो था वहां पे थोरसिक वर्टिब्रा से T-L तक रहता है लंबर तक। तो किडनी की लोकेशन के बेस पे अगर अपन इसकी बात करेंगे इसकी पेन की लोकेशन कहाँ रहेगी, तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रा कॉलम, और इस वर्टिब्रा कॉलम और यहां से जो आपके रिब्स है, ये रिब्स है, तो जो लास्ट 12th रिब्स है ये है आपकी 12th रिब्स, और ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो इस 12th रिब्स और जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये वाला वर्टिब्रल कॉलम, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम बोलते हैं कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। ये एंगल क्या कहलाएगा, जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। सेम इधर भी रहेगा, ये सेम टू सेम दोनों तरफ रहता है कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। और आपकी किडनी की लोकेशन लगभग यहीं रहेगी। तो इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, पेन होगा तो वो किसका पेन होगा, किडनी का पेन होगा। अगर कोस्टो वर्टिब्रल एरिया में पेशेंट को पेन हो रहा है, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल में पेन हो रहा है, तो वो किस पार्ट का या किस ऑर्गन का पेन होगा, किडनी का पेन होगा। तो अपना लोकेशन क्या हो गया यहाँ पे, लोकेशन की बात करें तो किडनी का पेन कहाँ फील होगा अपने को, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। और अगर अपन बात करें तो ये यहां से कहां तक पहुंच सकता है, मे रीच, वहां से लेके ये अम्बलाइकस तक, अप टू मे रीच टू अम्बलाइकस तक भी पहुंच सकता है, आ सकता है। तो लोकेशन हो गया आपका कोस्टो वर्टिब्रल एंगल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कैसा होगा, डल पेन होगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। एंड एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो है कि ये किस टाइप का होगा, कोलिकी टाइप का, कोलिकी पेन, CLOICKY, कोलिकी पेन। वेरियस टाइप के जो एब्डोमिनल पेन होते हैं उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है, जिसमें एक टाइप का होता है कोलिकी पेन। जो एब्डोमिनल पेन होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एब्डोमिनल पेन 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप के होते हैं इन्फ्लामेटरी पेन, सेकंड है कोलिकी पेन, और थर्ड है आपका, फर्स्ट अपन बात करें तो पहला हो गया इन्फ्लामेटरी पेन, दूसरा हो गया आपका कोलिकी पेन। इन्फ्लामेटरी पेन की बात करें तो ये पेन कैसा रहेगा, जो पेन है वो कैसे रहेगा, जैसे इधर आपका हो गया इंटेंसिटी और इधर हो गया टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पेन की इंटेंसिटी कैसी होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इन्फ्लामेटरी पेन में क्या होगा, टाइम के साथ साथ में इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी पेन। ऐसा पेन जिसके अंदर क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ में जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, उसको अपन बोलते हैं इन्फ्लामेटरी पेन।
सेकंड अपन बात करें कोलिकी पेन। कोलिकी पेन में क्या होगा, ये सेम इधर इंटेंसिटी इधर आपका टाइम। यहाँ पे क्या होगा, जो पेन है वो कैसे रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज, हाई लो इस टाइप से आपको पेन देखने को मिलेगा। इंटेंसिटी सडनली इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो इस टाइप का अगर पेन है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कोलिकी पेन। इन्फ्लामेटरी पेन जहाँ पे पेन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, और कोलिकी पेन जहाँ पे पेन कम ज्यादा होता जा रहा है, उसको अपन बोलेंगे कोलिकी पेन। थर्ड टाइप जो पेन है वो है कैटास्ट्रोपिक पेन। सॉरी फॉर इंटरप्शन। थर्ड टाइप जो पेन है वो है कैटास्ट्रोपिक पेन। ये जो पेन होता है कैटास्ट्रोपिक पेन, यहाँ पे क्या रहता है, जैसे ये आपका इधर इंटेंसिटी और इधर टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पेन थोड़ा सा इंक्रीज होगा, फिर सडनली क्या होगा, इंक्रीज होकर ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगा। तो कुछ टाइम के लिए लो पेन, उसके बाद पेन सडन इंक्रीज होकर उस वो हाई पेन कंटिन्यूसली मेंटेन रहेगा। तो इस टाइप के पेन को हम बोलते हैं कैटास्ट्रोपिक पेन। तो यहाँ तीन टाइप के देखें, इन्फ्लामेटरी, कोलिकी एंड कैटास्ट्रोपिक। तो यहाँ पे अपने को इस टाइप का पेन देखने को मिल रहा है, कोलिकी पेन देखने को मिलेगा। बात करें कोज की, तो कोज का मेन कोज होता है एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल किडनी के अंदर किसी टाइप से कोई ब्लड क्लॉट आ गया, किडनी के अंदर स्टोन है तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, किसी टाइप का कोई स्टोन हो सकता है, किडनी स्टोन। या फिर अपन बात करें जो पाइलोरस है उसके अंदर पाइलोराइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, ट्रोमा, ये सारे क्या कर सकते हैं, आपके किडनी के अंदर पेन कोज कर सकते हैं। कोज में भी इस टाइप के रीजन की वजह से ऐसा कोज आपको पेन देखने को मिल सकता है। तो ये था किडनी से रिलेटेड, जहां पे कोस्टोवर्टिब्रल एंगल में आपको पेन देखने को मिलेगा, मे बी अम्बलाइकस तक पहुंच सकता है, डल पेन होगा, कांस्टेंट रहेगा, और कोलिकी पेन रहेगा। यहाँ पे एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लड क्लॉट, स्टोन या इन्फेक्शन की वजह से ये पेन देखने को मिल सकता है। तो ये था फर्स्ट ऑर्गन अपना किडनी। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करें तो वो है ब्लैडर। ब्लैडर की बात करें, सेकंड है अपना ब्लैडर। ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर का जो पेन है, इसकी लोकेशन रहेगी सुप्रा प्यूबिक रीजन, पेल्विक कैविटी में होता है, इसलिए इसकी लोकेशन सुप्रा प्यूबिक, जो प्यूबिक है उसके जस्ट अपर सुप्रा प्यूबिक रीजन में आपको पेन देखने को मिल सकता है। इसकी कैरेक्टर भी डल रहेगी, ये भी कंटिन्यूअस रहेगा, और यहाँ पे इंटेंसिटी है इंक्रीज हो सकती है जब पेशेंट क्या करेगा, इंक्रीज व्हेन पासिंग यूरिन। पेशेंट जब यूरिन पास कर रहा है उस टाइम इसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। और सीवियर, और ज्यादा सीवियर हो सकता है व्हेन ब्लैडर फुल। जब ब्लैडर फुल हो रखा है उस टाइम और ज्यादा पेन क्या हो सकता है, सीवियर हो सकता है। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। बात करें कोज, कोज में ओवर डिस्टेंडेड हो सकता है ब्लैडर, ओवर डिस्टेंडेड, ब्लैडर का ओवर डिस्टेंशन हो सकता है, ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर के अंदर ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन, ट्यूमर। तो ये क्या हो सकते हैं, इसके कोज हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ओवर डिस्टेंशन की बात करें तो कभी ऑलरेडी अपन ने स्ट्रक्चर्स देखा था कि दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पे इंटरनल स्फिंक्टर का कंट्रोल खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्पाइनल एनेस्थीसिया जब अपन देते हैं तो इंटरनल स्फिंक्टर का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और उसकी वजह से पेशेंट को यूरिन फील नहीं होगा, और यूरिन फील नहीं होगा तो पेशेंट का जो ब्लैडर है वो ओवर डिस्टेंडेड हो सकता है और पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा, और उस कंडीशन में मे बी ब्लैडर को इंजरी भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन जहां पे आप पेशेंट को जो स्पाइनल दे रहे हैं और उसमें अगर पेशेंट का ब्लैडर डिस्टेंडेड है तो हमें उसको पाल्पेट करके देखना है, अगर डिस्टेंडेड है तो हमें उसको कैथेटर के थ्रू एम्प्टी करना है, नहीं तो मे बी ब्लैडर को क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो ये हो गया सेकंड टाइप का पेन अपना ब्लैडर से रिलेटेड। हर अपन बात करें यूरेटर, यूरेट्रल की बात करें, थर्ड पेन जो है वो है यूरेट्रल पेन।
यूरेटर या यूरेट्रल। लोकेशन की बात करें तो ये स्टार्ट होगा कोस्टोवर्टिब्रल रीजन, कोस्टोवर्टिब्रल रीजन, वहां से ये पहुंचेगा फ्लांक रीजन में और वहां से पहुंचेगा लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। तो अगर केवल कोस्टोवर्टिब्रल रीजन में पेन हो रहा है तो इट मींस वो कौन सा है, किडनी का पेन है। लेकिन कोस्टोवर्टिब्रल रीजन, फ्लांक रीजन और लोअर एब्डोमेन तीनों में हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि पेशेंट को किस टाइप का पेन है, ये यूरेट्रल पेन हो सकता है। ये जो पेन होगा ये सडन होगा, बहुत ही शार्प होगा और इसको अपन बोल सकते हैं स्टेबिंग लाइक, स्टेबिंग। जब अपन स्टेब वुंड या किसी टाइप का लाइक पेशेंट को चाकू या नाइफ से जो इंजरी होती है उस टाइप जो पेन होता है सडनली उस टाइप का, जैसे चाकू लगाओ सडनली इस टाइप का स्टेबिंग पेन आपको देखने को मिलेगा। इसका भी जो नेचर है वो कैसा रहेगा, ये भी कोलिकी नेचर में आपको देखने को मिलेगा। और कोज की बात करें तो यूरेटर में किसी टाइप का कोई भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो इट मे बी ड्यू टू स्टोन हो सकता है, यूरेटर में किसी टाइप का ब्लड क्लॉट हो सकता है, मे बी यूरेटर में इडिमा हो सकता है और मे बी यूरेटर क्या हो सकता है, स्टिक्चर, स्टिक्चर यानी नेरो हो जाना। यूरेटर क्या हो सकता है, नेरो हो सकता है, स्टिक्चर्स देखने को आपको मिल सकता है, तो वो भी ये देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो ये है थर्ड टाइप का पेन, यहाँ पे यूरेट्रल, कोस्टोवर्टिब्रल, फ्लांक और लोअर एब्डोमेन में देखने को मिलेगा आपको। सडन शार्प एंड स्टेबिंग टाइप का होगा, कोलिकी नेचर रहेगा। ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन में, स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लड क्लॉट की वजह से हो सकता है, एडिमा की वजह से हो सकता है, या फिर आपका स्टिक्चर्स लाइक की वजह से भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है तो ये याद रखना है कोस्टोवर्टिब्रल रीजन कौन सा है और इसमें किस ऑर्गन का पेन आपको देखने को मिलेगा, और याद रखना है कोलिकी टाइप का पेन कैसा होता है। तो हाई लो हाई लो हाई लो अगर पेन हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिकी नेचर का पेन। लास्ट जो टाइप है वो है, इसकी बात करें पर लास्ट वन वो है आपका यूरिथ्रा, यूरिथ्रल पेन। यूरेटर के बाद लास्ट बचा वो है यूरिथ्रल पेन, यूरिथ्रल पेन। यूरिथ्रल की बात करें लोकेशन तो ये मेल और फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रहेगा। मेल की बात करें तो ये जो अलोंग पेनिस टू, पेनिस के साथ में रहेगा, पेनिस टू मिएटस जो ओपनिंग होती है वहां तक। और फीमेल की बात करें तो ये फीमेल के अंदर जो जहां से यूरेटर स्टार्ट हो रहा है, यूरेटर यूरिथ्रा टू, यूरिथ्रा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके यूरिथ्रा टू मिएटस जो ओपनिंग है वहां तक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पेन एक स्पेसिफिक टाइप का नहीं होता है, ये वेरिएंट टाइप का होता है, तो इसको हम स्पेसिफिक नहीं देख सकते। ये क्या होगा, वेरिएंट टाइप का पेन होगा, वेरिएंट पेन। और इसका कोज की बात करें तो यहाँ पे भी सेम इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, किसी टाइप का इन्फेक्शन, ट्रॉमा देखने को मिल सकता है। तो ये क्या हो सकता है, इसके कोज हो सकते हैं यूरिथ्रल पेन के। तो इन चारों पेन को अपन असेसमेंट करेंगे, तब देखना है अगर पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आता है कि मेरे को बैक साइड में यहाँ पे पेन हो रहा है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल में, और पेन जो है कभी कम कभी ज़्यादा होता है, तो आप उसमें क्या आइडिया लगाएंगे कि पेशेंट को क्या किस ऑर्गन में और पेन हो सकता है, किडनी में हो सकता है। तो ऐसे हमें पेन के बेस पे ऑर्गन को डिटेक्ट करना ध्यान होना चाहिए असेसमेंट के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे, उसके बाद आप जो टेस्ट करते हैं उसमें यूरिन का असेसमेंट कर सकते हैं आप। ये था पेन का असेसमेंट। उसके बाद हम यूरिन का असेसमेंट कर सकते हैं, और यूरिन असेसमेंट के अंदर अपन मेन इंपॉर्टेंट होता है यूरिन का कलर। तो किसका असेसमेंट कर सकते हैं अपन, यूरिन कलर। यूरिन कलर की बात करें, यहाँ पे कलर, किस कलर और उसका कोज, क्या कोज है। तो बात करें कलर की तो यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है वो होता है पेल येलो, पेल येलो कलर इज द, क्या है यूरिन का नॉर्मल कलर, पेल येलो इज द नॉर्मल कलर। अब पेल से अगर ये डार्क ब्राइट कलर हो जाए, ब्राइट येलो हो जाए, पेल से किस में कन्वर्ट हो गया ये ब्राइट येलो, ब्राइट येलो। तो ब्राइट येलो की बात करें तो ब्राइट येलो तब होगा जब यूरिन में वाटर का अमाउंट कम होगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका अमाउंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और ऐसा तब होता है जब बॉडी में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस टाइप का
कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें तो अगर कोई भी पेशेंट आता है और बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा येलो, डार्क येलो कलर का यूरिन आता है, तो आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि मे बी पेशेंट को क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें रेड कलर का यूरिन। रेड या इसको अपन बोलते हैं हिमेचूरिया। और हिमेचूरिया की बात करें तो इसके कुछ रीजन हो सकते हैं, डाइटरी रीजन भी हो सकते हैं, कुछ रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से पेशेंट में भी कुछ फूड हो सकता है। तो पहला तो रीजन, जो मेन रीजन होता है, इसको अपन बोलते हैं हिमेचूरिया या ब्लड इन यूरिन, इसको अपन बोलते हैं हिमेचूरिया। और उसके साथ में अगर पेशेंट ने डाइट के अंदर हाई इंटेक ऑफ बीटरूट या फिर जो ब्लैकबेरीज होती है, इनका अगर पेशेंट ने हाई इंटेक बहुत ज्यादा यूज किया है, ज्यादा खाया है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट का यूरिन रेड हो सकता है। तो हम जब असेसमेंट करेंगे तो हमें देखना है, अगर यूरिन रेड आ रहा है तो पहले उससे पूछना है कि आपने डाइट क्या लिया है। अगर उसने डाइट में बीटरूट लिया है तो मे भी हो सकता है उसकी वजह से हो। डायरेक्टली हमें ये नहीं सोचना है कि डायरेक्टली रेड कलर आ रहा मतलब ये यूरिन ब्लड की वजह से रेड हो रहा है। मे बी वो डाइट पूछना है, अगर डाइट नहीं लिया है तो हम क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मे बी पेशेंट को क्या हो रहा है, यहाँ पे हिमेचूरिया हो सकता है। तो ये रेड यूरिन हो सकता है उसकी वजह से। नेक्स्ट अपन बात करें ऑरेंज यूरिन। ऑरेंज कलर की बात करें तो कुछ कंडीशंस होती है, कुछ ड्रग्स होती है, जैसे फर्स्ट ड्रग जो है वो है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो अपन टीबी के अंदर यूज करते हैं। और रिफाम्पिसिन अगर ड्रग पेशेंट यूज करा तो उसकी वजह से यूरिन कैसा हो सकता है, ऑरेंज कलर का यूरिन आपको देखने को मिल सकता है। तो हमें पेशेंट को देखना है कि पेशेंट का जो ड्रग्स है वो ड्रग्स की वजह से तो नहीं है ऑरेंज कलर यूरिन। उसके अलावा कुछ अदर कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे एक और ड्रग है उसको अपन बोलते हैं फिनाजोपायरिडीन। अगर फिनाजोपायरिडीन ड्रग, ये पेन किलर ड्रग है, पेन किलर, अगर ये भी पेशेंट ले रहा है तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को ऑरेंज कलर आ सकता है। कुछ कीमोथेरेपी की ड्रग होती है, उसकी वजह से भी पेन कलर ऑरेंज कलर हो सकता है। कीमोथेरेपी, स्पेशली डाइनोरूबिसिन, डॉक्सीरूबिसिन ड्रग की वजह से। और अगर पेशेंट ने बहुत ज्यादा हाई इंटेक ऑफ कैरेट, बहुत ज्यादा कैरेट खाई है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यूरिन आपका ऑरेंज कलर का देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कलर अपन ने देखे, पेल येलो नॉर्मल कलर है, ब्राइट येलो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन, रेड यूरिन ब्लड की वजह से या फिर बीटरूट या ब्लैकबेरीज की वजह से, ऑरेंज कलर रिफाम्पिसिन, फिनाजोपायरिडीन और आपकी कीमोथेरेपी ड्रग और कैरेट की वजह से ऑरेंज कलर आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें, यूरिन जो है वो हो सकता है ब्राउन कलर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है वो है कि ब्राउन कलर का यूरिन कौन कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है, यूरिन ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर की बात करें तो यहाँ पे कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग, जैसे फर्स्ट क्लोरप्रोमाजाइन या जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं सीपीजेड। उसके साथ में एक और एंटीसाइकोटिक ड्रग थायरोडाजाइन, इसकी वजह से हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक ड्रग जैसे मेट्रोनिडाजोल और एक और ड्रग होती है फेनिटोइन, ये भी क्या कर सकती है, आपके यूरिन को ऑरेंज कलर का बना सकती है, तो सॉरी ब्राउन कलर का बना सकती है। तो कुछ ये ड्रग्स जो है आपको याद रखनी है, एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटीबायोटिक ड्रग्स और आपकी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग फेनिटोइन एप्टोइन ड्रग है वो भी क्या कर सकती है, ब्राउन कलर यूरिन प्रोड्यूस करवा सकती है। तो ये है। उसके अलावा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोपायरिया, जिसके अंदर यूरिन आता है वो होता है डीप पर्पल। अगर डीप पर्पल यूरिन आ रहा है तो वो किसकी वजह से हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं प्रोपायरिया। प्रोपायरिया हो रखा है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट का यूरिन का कलर डीप पर्पल आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में लास्ट जो अपन बात करेंगे वो है ग्रीन कलर यूरिन। ग्रीन कलर किस कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है, तो ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर में कुछ ड्रग्स है जैसे प्रोमेथाजाइन,
प्रोमेथाजाइन, प्रोपोफोल। प्रोपोफोल एक एंटी मस्कुलर रिलैक्सेंट ड्रग है जो आपके ड्यूरिंग एनेस्थीसिया में सेडेशन के लिए यूज की जाती है मसल को रिलैक्स करने के लिए। तो प्रोपोफोल हो सकता है। एंडोमेथासिन एक पेन किलर ड्रग है। इंडोमेथासिन, सिमेंटिडिन, सिमेंटिडिन, इंडोमेथासिन। इसके अलावा सिमेंटिडिन, इसके अलावा एमिट्रिप्टाइलिन, जो अपनी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है एमिट्रिप्टाइलिन। और उसके अलावा एक और कंडीशन है वो है बिलीवर्डिन। अगर बिलीवर्डिन जो बिलिरुबिन का जो फर्स्ट जो प्रीकर्सन होता है जिसकी वजह से बिलिरुबिन बनता है, वो अगर डायरेक्टली यूरिन में आ जाए तो वो ग्रीन पिगमेंट होता है और उसकी वजह से यूरिन कलर कैसा हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है। और लास्ट कंडीशन आपको याद रखना है स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। और क्या हो सकता है, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को स्यूडोमोनास इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या हो सकता है, ग्रीन कलर यूरिन पेशेंट को आ सकता है। तो ये कलर के बेस पे था। यहाँ पे एक और कंडीशन होती है जिसको अपन बोलते हैं प्रोपाइलिया। तो ऑलरेडी मैंने आपको ग्रीन कलर डीप पर्पल कलर वाला यूरिन होगा। लेकिन अगर कभी यूरिन के अंदर पस आता है तो पस की वजह से कैसा रहेगा, तो यूरिन कैसा हो जाएगा, पस की वजह से क्लाउडी कलर। यहाँ पे पस की वजह से यूरिन कैसा देखने को मिलेगा, क्लाउडी कलर देखने को मिलेगा। यूरिन क्लाउडी कब होगा, ड्यू टू पस इन यूरिन। और पस इन यूरिन को हम बोलते हैं पायूरिया। पस इन यूरिन। और ये कब हो सकता है, जब पस आएगा। इसकी वजह से कलर क्यों होता है, क्योंकि पस में क्या प्रेजेंस होता है, ये WBC जब डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी वजह से क्या बनता है, पस बनता है। तो WBC प्रेजेंट होती है पस में और उसकी वजह से आपका यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, क्लाउडी कलर आपको देखने को मिलेगा। तो ये है यूरिन के कलर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके अलावा यूरिन की ऑस्मोलरिटी, उसके अलावा जो यूरिन का 24 आवर्स टेस्ट है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होगा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जब अपन इसकी बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो पहले आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का बेसिक मीनिंग है कि जब हम वाटर के कंपेयर में किसी फ्लूइड को कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन में जब आपको वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके कंपेयर में अगर अदर फ्लूइड में मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी, अगर मॉलिक्यूल कम है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। तो यहाँ पे वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो वो होती है अराउंड 1.000। और इसके कंपेयर में अगर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी करें, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी तो वो होती है 1.0102 to 1.025। यानी वाटर के कंपेयर में जो यूरिन है उसके अंदर थोड़े मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट एडेड होते हैं वो यूरिन के अंदर। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन टेस्ट यूज किया जाता है वो होता है डिपस्टिक टेस्ट। डिपस्टिक टेस्ट, स्टिक आती है जिसको यूरिन में डिप करके हम देखते हैं उसके ऊपर, वो टेस्ट सबसे मोस्ट कॉमन होता है। अगर पूछ लिया जाए कभी कि सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट कौन सा होता है तो वो होगा डिप स्टिक टेस्ट, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन याद रखनी है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज कब हो सकती है, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी और डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, दो कंडीशन हो सकती है, या तो डिक्रीज या इंक्रीज। तो ये हमें याद रखना है कि कब इंक्रीज हो सकती है और कब डिक्रीज हो सकती है। बात करें इंक्रीज कब होगी, जब उसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, वाटर का अमाउंट कम होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, यानी जब बॉडी के अंदर क्या हो, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो। यहाँ क्या हो जाए, डिहाइड्रेशन है तो उस कंडीशन में यूरिन डाइल्यूट होकर आएगा और कंसंट्रेट होकर आएगा, उसकी वजह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब बॉडी के अंदर हाइपरवोलीमिया है तो क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपरवोलीमिया है तो
पेशेंट को स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। बात करें डिहाइड्रेशन वाली, ऐसी कौन सी कंडीशन जहां पे ऐसा देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसके बेस पर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगी, कौन सी कंडीशन में डिक्रीज होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि मोलिकुलर इंक्रीज हो रहे हैं तो ग्रेविटी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, वाटर बढ़ रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें यूरिन की ऑस्मोलिटी। यूरिन ऑस्मोलिटी की बात करें तो ऑस्मोलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑस्मोलिटी से हम पता लगा सकते हैं कि किडनी कितना कंसंट्रेट कर रही है, कितना यूरिन में डाइल्यूशन कर रही है। अगर कंसंट्रेट कर रही है तो ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी, डाइल्यूशन कर रही है तो ऑस्मोलिटी कम हो जाएगी। तो नॉर्मल ऑस्मोलिटी जो यूरिन की होती है वो होती है 200 to 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अगर 800 तक पहुंच रही है मतलब यूरिन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर आ रहा है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है। अगर 200 हो रही है मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ऑस्मोलिटी क्या है, कम है। बॉडी से वाटर बहुत ज्यादा लॉस कर रही है किडनी, क्योंकि बॉडी में हाइपर वोल्यूमिया हो रहा है। यहाँ पे आप ब्लड की ऑस्मोलिटी भी याद रख सकते हो। ब्लड ऑस्मोलिटी अराउंड 270 to 310, या अपन लिख सकते हैं इसको 292 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये है आपकी ब्लड की ऑस्मोलिटी। इसके साथ में हम कर सकते हैं यूरिन 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, 24 आवर यूरिन कलेक्शन के अंदर कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। जैसे जब अपन टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जब भी यूरिन का जो टेस्ट है आप कलेक्शन स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 8 AM से स्टार्ट किया 24 आवर यूरिन कलेक्शन, तो जो 8 AM पे यूरिन पेशेंट को आया है उसको हमें क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड यूरिन 8 AM, जो भी यूरिन उसने 8 बजे पास किया उसे हमें क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। लेकिन जब नेक्स्ट डे अगले दिन मॉर्निंग में जब 8 AM को यूरिन पास करेगा तो उस यूरिन को हमें डिस्कार्ड नहीं करना है। 8 AM जो उसने अगले दिन मॉर्निंग लास्ट जब आप क्लोज कर रहे थे उस टाइम आपने बोला, सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो उसको बोला कि आप यूरिन पास करिए और उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि वो यूरिन फॉर्मेशन 8 बजे से पहले हो चुका था तो उसे हमें उसमें ऐड नहीं करना है। लेकिन जब हम एंड करेंगे उस टाइम 8 बजे जो यूरिन बना है उससे पहले जो यूरिन बना है वो उसी टेस्ट के अंदर क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो पहला वाला डिस्कार्ड करना है और लास्ट वाला हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी आते हैं, जैसे आपको दे दिया कि एक पेशेंट का 24 आवर यूरिन कलेक्शन में इतना यूरिन मिला है, उसमें टाइम लिखा होता है कि 8 बजे इतना है, 9 बजे इतना है, 12 बजे इतना आया और अगले दिन लास्ट 8 बजे इतना आया, तो उसका टोटल कलेक्शन कितना हुआ। तो हमें जो फर्स्ट यूरिन आया उसको क्या करना है, जो 8 बजे आया, 8 बजे से स्टार्ट किया और 8 बजे अगर यूरिन आया तो ही डिस्कार्ड करना है। 8 बजे स्टार्ट किया और फर्स्ट उसको आया 10 बजे तो हमें उस 10 बजे वाले यूरिन को डिस्कार्ड नहीं करना है। डिस्कार्ड किसको करना है, जब स्टार्ट किया उस टाइम जो उसको यूरिन आया उसको आप क्या करो, डिस्कार्ड कर दो। इसके अलावा इसमें अगर कोई प्रिजर्वेटिव अगर स्पेसिफिक बाहर से लेबोरेटरी से कोई स्पेसिफिक प्रिजर्वेटिव दिया तो वो ऐड करना है, हमें हमारे इससे कोई ऐड नहीं करना है प्रिजर्वेटिव इसमें। साथ में जो यूरिन का स्पेसिमेन होगा ये 24 आवर वाला, इसको हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे 22 डिग्री अराउंड 18 to 22 पे स्टोर करना है। लेकिन जो नॉर्मल यूरिन कल्चर के लिए और माइक्रोस्कोपी के लिए होगा उससे हमें यूरिन को स्टोर नहीं करना है। अगर आपने ऑस्मोलिटी के लिए यूरिन लिया और उसको स्टोर कर दिया, जब वो कोल्ड होगा तो जो वाटर है थोड़ा थिक हो जाएगा, उसकी ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो नॉर्मली अपने कल्चर या ऑस्मोलिटी या ग्रेविटी के लिए अपने यूरिन लिया तो उसको स्टोर नहीं करना है, उसको तुरंत क्या करना है, लैब में सेंड करना है। बस 24 आवर यूरिन कलेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ में यूरिन कल्चर ले सकते हैं, आप यूरिन कल्चर कर सकते हैं, यूरिन कल्चर ले सकते हैं। कल्चर के लिए बेसिकली जो सबसे बेस्ट है वो है कैथेटर के थ्रू। आपका जो कैथेटर है यूरिन कैथेटर वो हम इंसर्ट करेंगे और उसके थ्रू ले सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं कि हर पेशेंट को हम सिर्फ कल्चर लेने के लिए कैथेटर लगाएं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का अर्ली मॉर्निंग सैंपलिंग कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, और उसके साथ में मिड स्ट्रीम यूरिन जो एक स्ट्रेल कंटेनर में हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। एक स्ट्रेल कंटेनर में पेशेंट को स्ट्रेल तरीके से यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन और अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि पूरी नाइट में
जो यूरिन है वो ब्लैडर में एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ थी वो सारी उसमें प्रेजेंट होगी और उस यूरिन को हम अर्ली मॉर्निंग लेंगे तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। तो अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन हम पेशेंट का ले सकते हैं। अगर कैथेटर प्रेजेंट है तो हमें कैथेटर से लेना है, नहीं तो आप डायरेक्टली इससे भी ले सकते हैं। उसके अलावा एक और टेस्ट होता है यूरिन के अंदर, यूरिन VMA टेस्ट। वेनिलिन मेंडेलिक एसिड, वेनिलिन मेंडेलिक एसिड या जिसको अपन बोलते हैं VMA, वेनिलिक मेंडेलिक एसिड, मेंडेलिक MENDELIC, मेंडेलिक एसिड या VMA। वेनिलिक मेंडेलिक एसिड या VMA की बात करें तो ये VMA क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ केटाकोलामाइन। केटाकोलामाइन जो आपके जो केटाकोलामाइन जो एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करती है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, उनका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? VMA बनता है। ये एंड प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है? यूरिन डिस्कार्ड कर देता है इसको, यूरिन के थ्रू एड होके क्या हो जाएंगे? बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो जो नॉर्मली केटाकोलाइन बन रहे हैं उनका अगर अमाउंट देखेंगे तो नॉर्मल VMA जो है इसका अमाउंट आपको देखने को मिलेगा अराउंड 2 to 7 mg पर 24 आवर्स। 24 घंटे में आपको कितना मिलता है? अराउंड 2 to 7 mg। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा बन रहा है तो इट मींस केटाकोलामाइन का अमाउंट क्या है? बॉडी में बहुत हाई है, और हाई है तो वो इंडिकेट करता है हाई VMA। वो क्या इंडिकेट करेगा? फियोक्रोमोसाइटोमा कंडीशन, जिसको अपन बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। एक ट्यूमर है जो एड्रेनल ग्लैंड की ट्यूमर है, उसमें देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन अगर हाई लेवल ऑफ VMA यूरिन में प्रेजेंट है तो किसको इंडिकेट करेगा? फियोक्रोमोसाइटोमा। तो ये VMA टेस्ट भी हम यूरिन के थ्रू कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी से रिलेटेड जो किडनी फंक्शन टेस्ट या यूरिनल फंक्शन टेस्ट है उसके बारे में। रीनल फंक्शन टेस्ट की बात करें, रीनल फंक्शन टेस्ट या इसको हम बोलते हैं RFT या कभी कभी इसको बोला जाता है KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है हमेशा कि किडनी तब तक फॉल्स रिजल्ट या रीनल फंक्शन प्रॉपर देगी जब तक उसका 50% जो फिल्ट्रेशन है वो नॉर्मल हो रहा है। अगर नॉर्मल का 50% भी हो रहा है तब तक आपको रीनल फंक्शन अप्रोप्रिएट मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। क्योंकि अपन ने देखा था 1 किडनी अराउंड 80% दोनों किडनी का काम कर सकती है। तो अगर लेस देन 50% ऑफ नॉर्मल GFR प्रेजेंट, RFT में भी नॉर्मल। RFT क्या हो सकती है? में भी आपको नॉर्मल देखने को मिल सकती है। कौन सी कंडीशन में? अगर ये 50% से कम भी, 50% से लेस नॉर्मल GFR का अभी आपको फंक्शन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आपको RFT हो सकता है कि नॉर्मल देखने को मिले। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि RFT में हम करेंगे क्या। तो RFT की बात करें तो यहाँ पे कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपन। इसके अंदर पहला है सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट जो है ब्लड के अंदर अपन क्रिएटिनिन का लेवल देखते हैं। अगर नॉर्मल लेवल की बात करें तो ये होता है 0.6 to 1.2 mg पर dl। बात करें सीरम क्रिएटिनिन की तो ये होता क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल, नॉट मसल, इट्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मसल्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जब मसल्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म करती है तो उसकी वजह से क्या बनता है? सीरम क्रिएटिनिन बनता है। और ये सीरम क्रिएटिनिन किडनी के थ्रू क्या होता है? यूरिन के थ्रू बाहर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर ब्लड में इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस डेफिनेटली किसका फंक्शन अल्टर्ड हो रहा है? किडनी का फंक्शन अल्टर्ड है। यहाँ पे सबसे बेस्ट ये जिसको अपन बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड अगर है तो वो है कौन सा? इसी को अपन बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड या बेस्ट टेस्ट फॉर
रीनल फंक्शन टेस्ट। अगर आपको रीनल फंक्शन टेस्ट देखना है तो सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा रहेगा? सीरम क्रिएटिनिन। अगर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा है मतलब किडनी फंक्शन कहीं ना कहीं अल्टर्ड हो रखा है। तो पहला याद रखना है सीरम क्रिएटिनिन। दूसरा हम बात करें वो है सीरम क्रिएटिनिन के बाद दूसरा जो टेस्ट है वो देख सकते हैं अपन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, या जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं BUN। बात करें इसकी तो यूरिया क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और इसका जो नॉर्मल लेवल है वो होता है अराउंड 7 to 20 mg/dl। लेकिन अगर अपन किडनी फंक्शन की बात करें तो यूरिया जो है वो 100% आपकी किडनी के फंक्शन को शो नहीं कर सकता है। अगर ये लेवल बढ़ रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि 100% किडनी का फंक्शन क्या है? अल्टर्ड है, क्योंकि यूरिया का लेवल हो सकता है कुछ अदर रीजन पे वजह से भी बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है सडनली। इट मे बी अगर पेशेंट ने हाई प्रोटीन डाइट ली है तो भी बॉडी में ब्लड में यूरिया का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यूरिया जो है वो किडनी फंक्शन को 100% शो नहीं कर सकता है। इसलिए अगर केवल यूरिया का लेवल बढ़ा है तो हम नहीं बोल सकते कि पेशेंट का किडनी फंक्शन अल्टर्ड हुआ है। अगर यूरिया के साथ में क्रिएट और दोनों साथ में बढ़े हैं तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट का किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे एक कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, रेशो बिटवीन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएट और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का रेशो कितना होता है? तो ये जो रेशो है वो होता है अराउंड 10:1। 10:1 का रेशो रहता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन के बीच में। और यहाँ पे एक और वैल्यू याद रखनी है आपको, यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल है वो 2.5 to 8 mg/dl। तो ये आपको याद रखने हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर 3 मेन इंपॉर्टेंट, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिक एसिड। और इसके अंदर जो बेस्ट टेस्ट है किडनी फंक्शन के लिए वो रहेगा आपका सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन का जो रेशो है वो रहेगा 10:1। उसके अलावा एक और टेस्ट आप याद रख सकते हैं, वो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। एक और टेस्ट है उसको अपन बोलते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं निकालने के लिए, और इसके अंदर जो मेथड है वो भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे मेनली अपन करते हैं कि पेशेंट का 24 आवर यूरिन कलेक्शन किया जाता है और उसके अंदर जो आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो चेक किया जाता है, और उसके साथ में पेशेंट का ब्लड सैंपल लेके उसके थ्रू उसका ब्लड जो क्रिएटिनिन है उसको चेक करते हैं, और फिर एक फॉर्मूले के थ्रू अपन उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं, मैं एक इजी फॉर्मूला वो यूज कर रहा हूँ। उसके अंदर हमें क्या चाहिए, जरूरत पड़ेगी ब्लड का सीरम क्रिएटिनिन लेवल चाहिए, यानी एक ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होगा कि 140 माइनस एज इन ईयर मल्टीप्लाई बाई वेट इन केजी डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई बाई सीरम, या इसको अपन बोल सकते हैं ब्लड क्रिएटिनिन लेवल। ब्लड के अंदर पेशेंट के क्रिएटिनिन कितना है उसका लेवल। तो ये एक फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका mg/dl में, mg/dl। फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन का आपने लिया और उसका ये जो लेवल आया वो आया जैसे 50 या 100 mg/dl, फॉर एग्जांपल 100 mg/dl आपको आंसर मिला। तो ये जो वैल्यू रहेगी ये किसके रहेगी? मेल का आंसर मेल के लिए रहेगी। अगर पर्सन फीमेल है, आपने अगर फीमेल पेशेंट का निकाला है तो फीमेल के अंदर हमें क्या करना है, फीमेल की जो नॉर्मल वैल्यू आएगी, जैसे 100 आया तो उस 100 को फीमेल में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.85, तो आंसर आ जाएगा आपका 85 mg/dl। बस इतना ध्यान रखना है कि जो मेल का होता है वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू फीमेल,
तो फीमेल को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, कांस्टेंट वैल्यू 0.85 से हमें मल्टीप्लाई करना है। इस फॉर्मूला में जो ब्लड क्रिएटिनिन लेवल है, हम पेशेंट का ब्लड निकालेंगे, उसमें क्रिएट का लेवल देखेंगे कितना लेवल है, वो हमें लिखना है, जितना आएगा रिपोर्ट में वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कंडीशंस है, बहुत सारे अदर टेस्ट होते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। और उसके अंदर भी हम रेडियोलॉजिकल भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, बहुत सारी कंडीशंस हैं। पर हम यहाँ पे जो एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन या जिसको अपन बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ये दो टाइप से हो सकती है, विद कॉन्ट्रास्ट या जिसको अपन बोलते हैं विद डाई, और एक हो सकता है विदाउट डाई। पेशेंट को आपने डाई देके किया है या विद डाई किया है, तो यहाँ पे डाई देके किया है तो थोड़ा कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, विदाउट डाई दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अगर आपने विद डाई देके पेशेंट का टेस्ट किया है तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पेशेंट को एनपीओ चाहिए आपको, एनपीओ यानी नील पर ओरली, माउथ से कुछ नहीं देने वाला, एनपीओ अराउंड 4 to 6 आवर्स का आपको क्या चाहिए, एनपीओ या नील पर ओरली चाहिए। उसके साथ में पेशेंट को चेक फॉर एलर्जी, पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, किससे, डाई से, आयोडीन से और सी फूड। सी फूड जैसे जो सी यानी समुद्र के अंदर जो फूड होते हैं, जो लोग सी फूड खाते हैं, लाइक मछली या और जो भी एनिमल्स या जो भी मटेरियल समुद्र से मिलता है और उसको खाने से जिसको एलर्जी है, तो उन सारी कंडीशन में हमें पेशेंट को डाई नहीं दे सकते, तो उसके लिए असेस करना है। और लास्ट में हमें क्या करना है, withhold टैब मेटफॉर्मिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि एक टैबलेट होती है, इसको अपन मेटफॉर्मिन ड्रग, ये कौन सी ड्रग है, एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग है जो हम डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन ड्रग ले रहा है तो उसको हमें 24 आवर्स बिफोर हमें क्या करना है, टेस्ट के 24 घंटे से पहले ही हमें क्या करना है, विथ होल्ड कर देना है। ये विथ होल्ड क्यों करना है, क्योंकि ये ड्रग क्या कर सकती है, विथ होल्ड मेटफॉर्मिन टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करने के लिए, मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस। इस ड्रग की वजह से क्या हो सकता है, मे बी लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। तो लैक्टिक एसिडोसिस नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ड्रग क्या करनी है, 24 आवर्स पहले विथहोल्ड करनी है। किससे ये ड्रग लैक्टिक एसिडोसिस कोज कर सकती है, उसके बारे में हम देखते हैं एक बार। लैक्टिक एसिडोसिस कैसे कोज करेगी उसके बारे में एक बार बात करें। तो अपन बात करें कि अगर आपने किसी पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए क्या दिया, डाई दिया, डाई देने से क्या हो सकता है, डाई जो है मे बी क्या कोज कर सकती है, पेशेंट की किडनी पहले से ही अगर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, वीक है, और अगर आपने डाई दिया तो उस कंडीशन में मे बी क्या हो सकता है, पेशेंट का रीनल फेलियर, चांस ऑफ मे बी रीनल फेलियर। और रीनल फेलियर होने की वजह से पेशेंट जो आपकी मेटफॉर्मिन ड्रग है, मेटफॉर्मिन की बात करें तो ये मेटफॉर्मिन ड्रग 90% कौन एक्सक्रीट करता है, 90% एक्सक्रीटेड बाई किडनी इन अनचेंज्ड फॉर्म। जिसे आपने ली वैसी की वैसी फॉर्म में 90% पार्ट किसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, किडनी के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपने डाई दिया, उसकी वजह से किडनी क्या हो गई, यहाँ पे फेल हो गई, और जब रीनल फेलियर होगा तो उसकी वजह से मेटफॉर्मिन बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, और मेटफॉर्मिन बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो इंक्रीज मेटफॉर्मिन इन ब्लड। जब मेटफॉर्मिन का लेवल बढ़ेगा तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, एक एंजाइम होता है, इसको अपन बोलते हैं ब्लॉक द पायरुविक
पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, इस एंजाइम को क्या करेगा, ये मेटफॉर्मिन ब्लॉक कर देगा। अब ये एंजाइम क्या करता है, इसका क्या रीजन है, क्या यूज है उसकी बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलाइसिस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड के अंदर, सॉरी पायरुविक एसिड चेंज इनटू ग्लूकोज इसकी प्रेजेंस में ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो उसकी वजह से आपको क्या बनेगा, ग्लूकोज मिलेगा। और जब ग्लूकोज जो है वो इसकी प्रेजेंस में बेसिकली थोड़ा अपोजिट हो गया, यहाँ पे बात करें हम थोड़ा यहाँ तक क्लियर है, कितना बनाता हूँ। तो वो बात करें पायरुविक एसिड नहीं, यहाँ पे ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज चेंज इनटू पायरुविक एसिड थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। और जब पायरुविक एसिड बनेगा तो इससे क्या बनेगा, आपको मिलेगा एटीपी, 4 एटीपी प्लस पायरुविक एसिड, वापस क्या बन जाएगा इससे, पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड फिर से वापस रिसाइकल होके यूज हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो कौन सा करता है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे और क्या चाहिए आपको, प्लस ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने ड्रग दिया पेशेंट को मेटफॉर्मिन, इसकी वजह से क्या ब्लॉक हो गया, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस ब्लॉक हो गया। यानी इस ड्रग ने आके किसको ब्लॉक कर दिया, इस एंजाइम को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। जब ये एंजाइम ब्लॉक होगा तो पायरुविक एसिड से आपको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। और जब ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो किडनी या बॉडी क्या करेगी, बॉडी को एनर्जी चाहिए कॉन्स्टेंटली, तो बॉडी क्या करेगी, एरोबिक की प्रेजेंस में ना करके किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगी, एनएरोबिक रूट के थ्रू वो अपना काम करना स्टार्ट करेगी। तो यहां से क्या करेगी, ये थ्रू एनएरोबिक पाथवे, एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब अपन बॉडी काम करती है तो उसकी वजह से क्या बनता है, एटीपी कम बनता है, 2 एटीपी प्लस लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर एसिड का लेवल बढ़ता जाएगा लैक्टेट का, और लैक्टेट बढ़ेगा तो उसकी वजह से पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। तो ये है कि कैसे मेटफॉर्मिन ड्रग आपकी बॉडी के अंदर, जो मेटफॉर्मिन ड्रग है वो कैसे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस कोज कर सकती है। तो यहाँ अपन ने देखा मेटफॉर्मिन ड्रग देने दिया पेशेंट को आपने। अब अगर आपने पेशेंट को डाई दिया और उसकी वजह से मे बी क्या हो गया, रीनल फेलियर हो गया, तो रीनल फेलियर होने से मेटफॉर्मिन बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 90% मेटफॉर्मिन किडनी एक्सेट करती है। जब इसका लेवल बढ़ेगा तो किसको ब्लॉक कर देती है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस को। ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड को 4 एटीपी प्लस पायरुवेट में कन्वर्ट कौन करवाता है, डिहाइड्रोजिनेस आपका जो एंजाइम है। जब ये एंजाइम इस ड्रग ने ब्लॉक कर दिया तो बॉडी क्या करेगी, एनएरोबिक पाथवे के थ्रू क्या करेगी, एटीपी बनाएगी और आपका क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा और बॉडी में क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस कोज करेगी। तो ये था यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो वेरियस टाइप के टेस्ट थे। उसके अलावा बहुत सारे और टेस्ट होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो सकता है, आपका एमआरआई हो सकता है, बायोप्सी हो सकती है, बहुत सारे केयूबी किडनी यूटर ब्लैडर असेसमेंट हो सकता है। तो उन सब को हम जब डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे तो उनमें भी उनके बारे में जो असेसमेंट या डायग्नोस्टिक टेस्ट आएगा उसमें और पढ़ेंगे। तो इनको आप डिटेल में घर पे पढ़ें अच्छे से। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।